ओम। जब आप घर में घी बनाते हैं या कोई नई वस्तु लाते हैं तो क्या उसको पुराने ही पात्र में डाल देते हैं या उस पात्र को साफ करते हैं, उसको सुखाते हैं और फिर उसमें वो नवीन वस्तु, नया घी उसमें डाला जाता है? हाँ, आप पहले उसको साफ करते हैं और फिर उसमें कोई नई चीज़, जो भी वस्तु आप लाए हैं उसको डालते हैं ताकि वह काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहे और आप उसको यूज़ कर सकें। ऐसे ही जब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं तो बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने शरीर की शुद्धि करें, उसको साफ करें, जिससे कि हम जब नया अभ्यास करें, क्रियाएं करें, योग के आसन करें, ध्यान करें, उससे जो ऊर्जा निर्मित हो उसको हम लंबे समय तक अपने शरीर में सुरक्षित रख सकें और वह ऊर्जा हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, बल दे, हमको स्वास्थ्य प्रदान करे। इसी विषय को लेकर आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर आशीष डोभाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल आत्मज्ञान योग स्टडी में। योगाभ्यास में शारीरिक और मानसिक शुद्धि का विशेष महत्व है। योग में जब भी कोई अभ्यास प्रारंभ करना हो, हम प्रार्थना करते हैं जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो सके, एकाग्र हो सके। और शारीरिक शुद्धि के लिए हठ ग्रंथों में षटकर्मों का वर्णन किया गया है कि षटकर्मों के माध्यम से हम अपने शरीर की आंतरिक शुद्धि कर सकें, जिसके बाद हम अन्य अभ्यासों के माध्यम से जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे अपने शरीर में उसको धारण कर सकें और लंबे समय तक उस ऊर्जा को हम प्रयोग में ला सकें अपनी साधना के लिए, अपने अभ्यास के लिए और अपने दैनिक कार्यों के लिए। अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, अगर उसके लिए आसन कर रहा है तो बहुत जरूरी है कि पहले षटकर्म करे, षटकर्मों के माध्यम से शरीर को शुद्ध करे, आंतरिक शुद्धि हो और उसके बाद ही आसनों का, प्राणायाम का या अन्य अभ्यासों को किया जाए। तभी व्यक्ति को योग के पूर्ण लाभ मिल पाएंगे जब वह पूरी तरह से उसका शरीर जो है वो शुद्ध रहे। महर्षि घेरण्य ने अपने ग्रंथ घेरण्य संहिता में षटकर्मों को प्रथम स्थान दिया है। उनके अनुसार सबसे पहले शरीर की शुद्धि हो, उसके बाद ही अन्य अभ्यास किए जा सकते हैं। और वैसे ही स्वामी स्वात्माराम जी ने भी अपने ग्रंथ में प्राणायाम से पूर्व षटकर्मों को करने की सलाह दी है, जिससे कि नाड़ियां शुद्ध हो सकें और फिर उन शुद्ध नाड़ियों में प्राणायाम के माध्यम से प्राणों का संचार किया जा सके। इससे भी यह सिद्ध होता है कि षटकर्म योगाभ्यासों में कितने महत्वपूर्ण हैं। ये 6 कार्य हैं, 6 कर्म हैं, जिसके माध्यम से शरीर की आंतरिक शुद्धि की जाती है और शरीर को अभ्यासों के लिए, अन्य क्रियाओं के लिए तैयार किया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन से ये षटकर्म हैं। दोनों ही ग्रंथों में एक जैसे षटकर्म हैं, केवल इनके स्थान में अंतर है। धौतिर, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, ये 6 कर्म दोनों ही ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं। हठ ग्रंथों में षटकर्म का लाभ प्राणायाम के समान ही बताया गया है। यह भी कहा जा सकता है कि षटकर्म से जो लाभ प्राप्त होते हैं वे सभी प्राणायाम से भी प्राप्त होते हैं। दोनों में केवल अंतर सिर्फ लाभ मिलने के समय से है। इसके विषय में कुछ विद्वानों का मत है कि जिस घर में गंदगी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि साधारण झाड़ू से नहीं हटाई जा सके, उसमें कुदाल और कटोरी की आवश्यकता आ पड़ेगी। इसी प्रकार शरीर में एकत्रित मल को जल्दी से हटाने के लिए षटकर्मों की आवश्यकता पड़ती है। षटकर्म के अंतर्गत सबसे पहली जो क्रिया आती है वो है धोती। धोती अर्थात धोना। यहाँ पर कई छात्र केवल जो वस्त्र धोती है उसको ही धोती समझ बैठते हैं। घेरण्य संहिता में 4 प्रकार की धोती बताई गई है। अंतः धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधनम। फिर इनके भी अलग अलग भाग हैं, उसको भी हम एक अन्य वीडियो में विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि धोती क्या है। धोती का अर्थ है धोना। जब हम अपने आंतरिक अंगों को धोने का प्रयास करते हैं, धोती क्रिया में आमाशय, अन्न नलिका की सफाई की जाती है, जिससे शरीर में पाचक अग्नि प्रदीप्त होती है और आमाशय शुद्ध होता है। पाचन संस्थान के रोग दूर हो जाते हैं। आमाशय
और अन्य नलिका की सफाई के लिए पानी, वायु और कपड़े का प्रयोग किया जाता है। इन 3 विधियों के माध्यम से पाचन संस्थान की शुद्धि की जाती है। इससे पाचन संस्थान के रोग दूर होते हैं और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। दूसरी क्रिया है वस्ति। घेरण संहिता में और हठ प्रतिपिका में दूसरी शोधन क्रिया वस्ति ही रखी गई है और हठ रत्नावली में वस्ति को 5वें स्थान में रखा गया है। वस्ति के द्वारा गुदा मार्ग और बड़ी आंत की सफाई की जाती है। आयुर्वेद में भी पंचकर्म के अंतर्गत वस्ति का प्रयोग किया जाता है, जो योग की वस्ति से थोड़ा सा अलग है, परंतु दोनों का उद्देश्य बड़ी आंत और जो मल द्वार है उसकी सफाई करना ही है। ये भी 2 प्रकार की बताई गई हैं, जल वस्ति और शुष्क वस्ति। नेति क्रिया इसके बाद आने वाली तीसरी क्रिया है। नेति में नासिका मार्ग की सफाई की जाती है। इसको ENT क्रिया भी कहते हैं। ये कपाल रंध्र की सफाई करता है, नेजल पैसेज की सफाई करता है। आंखों के लिए भी बहुत अधिक लाभकारी अभ्यास है नेति क्रिया। इसको जल के माध्यम से, रबड़ के माध्यम से और सूत्र के माध्यम से किया जाता है, जिससे इसके 3 नाम पड़ गए हैं, जल नेति, रबड़ नेति और सूत्र नेति। अगर हम हठ प्रतिपिका की बात करेंगे तो वहां पर केवल सूत्र नेति की ही चर्चा की गई है। अन्य नेतियां हमको घेरण संहिता में देखने को मिलती है। इसके बाद आने वाली क्रिया नौली क्रिया है। घेरण संहिता में नौली को 4थे स्थान में रखा गया है और हठ प्रतिपिका में नौली को 5वें स्थान में रखा गया है। घेरण संहिता में नौली को लौलिकी भी कहा गया है। यह पेट में स्थित अंगों की मसाज करती है और उन्हें शक्ति प्रदान करती है, पेट से संबंधित रोगों को दूर करती है। हठ रत्नावली में नौली को सभी प्रकार का ताज कहा गया है। यह त्रिदोष आदि दोषों को दूर करने वाली बताई गई है। घेरण संहिता में 5वें स्थान के रूप में त्राटक का वर्णन किया गया है। त्राटक बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। आंखों और तंत्रिका तंत्र के विकारों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। जब हम किसी वस्तु पर लगातार बिना पलके झपकाए एकटक देखते हैं और फिर बंद आंखों से भी उसी वस्तु को देखने का प्रयास करते हैं, ऐसी क्रिया को त्राटक कहा गया है। त्राटक अर्थात लगातार किसी वस्तु को एकटक बिना पलके झपकाए देखते रहना। अलग अलग त्राटक के प्रकारों का भी वर्णन ग्रंथों में देखने को मिलता है, लेकिन साधारण रूप में मोमबत्ती पर त्राटक की क्रिया की जाती है। हम देखते हैं एक सामान्य जो अभ्यास आजकल जनमानस में प्रचलित है, वो मोमबत्ती पर ही त्राटक का अभ्यास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभ लोगों को दे रहा है। ज्योतिर्मय ध्यान की क्रिया भी लगभग इसी प्रकार की बताई गई है और भी ग्रंथों में 6वें अभ्यास के रूप में कपालभाति का वर्णन है। कपाल यानी स्कल पार्ट, भाति मतलब साफ करना। 3 प्रकार की कपालभाति का वर्णन घेरण संहिता में देखने को मिलता है, वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम। वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति और शीतक्रम कपालभाति, इन माध्यमों से हम अपने स्कल पार्ट की सफाई करते हैं। इसी को कहा गया है कपालभाति क्रिया। जब हम वायु के माध्यम से कपाल रंध्र की सफाई करते हैं, जो कि आम जनमानस में काफ़ी प्रचलित भी है, उसको वातक्रम कपालभाति कहते हैं। इसके अलावा अन्य 2 और प्रकार की कपालभाति हैं, व्युत्क्रम और शीतक्रम। इस अभ्यास के माध्यम से फेफड़ों से संबंधित रोगों को दूर किया जाता है। तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क से संबंधित रोगों में भी कपालभाति का विशेष महत्व है। जिन लोगों को स्मृति से संबंधित रोग हैं, उनके लिए भी कपालभाति करने की सलाह दी जाती है। यदि व्यक्ति उच्च रक्तचाप के रोग से ग्रसित है तो बहुत सावधानीपूर्वक कपालभाति का अभ्यास करें या विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही कपालभाति का अभ्यास करें। इस प्रकार हमने आज षटक्रमों के बारे में जाना। यहाँ पर कई लोगों के मन में शंका होगी कि षटक्रम केवल इतने नहीं हैं और बहुत सारे इनके प्रकार भी हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये विषय अपने आप में ही बहुत बड़े बड़े हैं, इनको एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो धीरे धीरे हम इन पर विस्तृत कुछ वीडियोस अलग से लेकर आएंगे। जैसे त्राटक के बारे में, उसमें उसका प्रयोगात्मक और उसका थ्योरी दोनों बताया जाएगा। जल नीति पहले की वीडियो में एक बार बता दी गई है।
ऐसे ही अन्य क्रियाओं के बारे में भी विस्तृत चर्चा करने के लिए अलग से एक वीडियो बनाई जाएंगी, जिससे कि छात्रों को या जो योग के जिज्ञासु हैं वो अच्छी तरह से इन क्रियाओं को जान सकें। और मैं सलाह देना चाहूँगा, जो लोग षटकर्मों का अभ्यास करते हैं अपने आप से षटकर्म का अभ्यास करने का प्रयास ना करें, किसी कुशल गुरु के निर्देशन में ही षटकर्मों को सीखें, उसके बाद अपने आप से अभ्यास कर सकते हैं। हठ ग्रंथों में कहा गया है कि ये विद्याएं अति गोपनीय हैं और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए इनका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। अपने लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए ही षटकर्मों का अभ्यास किया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और कभी भी अपने आप से जल नेति, रबड़ नेति, सूत्र नेति, वमन, जो कि आम जनमानस में इन क्रियाओं का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आजकल ये क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और लोग इनका अभ्यास भी करते हैं, परंतु अल्प ज्ञान होने के कारण या फिर कुछ जानकारी की कमी के कारण कई बार व्यक्ति अपना नुकसान भी कर लेता है। इसलिए मेरी सलाह है कि जब भी आप खासकर षटकर्मों का जब अभ्यास करें तो अपने नज़दीकी किसी कुशल योग गुरु से मिलें, उनसे सलाह लें, परामर्श करें, उसके बाद ही उन्हीं के निर्देशन में षटकर्मों का अभ्यास करें और सप्ताह में केवल एक ही बार षटकर्मों का अभ्यास करें। और मैं साथ ही यह भी सलाह देना चाहूँगा कि इन क्रियाओं को बहुत अधिक और अच्छे से समझने के लिए घेरण संहिता और हठ प्रतिपिका जो पुस्तकें हैं उसका अध्ययन यदि आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास विद्यार्थियों के लिए, योग जिज्ञासुओं के लिए लाभकारी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।